तो नेचुरल प्रोटीन्स की जब हमने बात की तो यहाँ पर नेचुरल प्रोटीन्स ज़्यादा इजीली अवशोषित होंगे एज कंपेयर टू इनके जो ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे उनके कंपैरिजन, राइट, जिन्हें हम प्रकाशीय आइसोमर्स भी कहते हैं। तो इनके कंपैरिजन में ये ज़्यादा इजीली एब्जॉर्ब होगा। वहीं अगर हम प्रोटीन्स के अवशोषण में एक और चीज को अगर कंसिडर करते हैं तो यहाँ हम देखते हैं कि इनका अवशोषण सेलेक्टिव होता है, जिसे हम केमिकल सेलेक्टिव के नाम से भी बोल सकते हैं। दैट मीन्स कि केमिकल सेलेक्टिव प्रोसेस के थ्रू ये एब्जॉर्प्शन प्रोटीन्स कर सकते हैं। राइट, तो इस तरह से अगर हम प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन्स अकेले खुद भी एब्जॉर्ब हो सकते हैं इसी फॉर्म में, जैसे हम बोलेंगे कि पिनोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा इनका अवशोषण होता है। कोशिका पायन वृद्धि जो होती है उसके द्वारा डायरेक्ट प्रोटीन्स भी अंदर जा सकते हैं, पर ये जो क्रिया है, ये जो एक्टिविटी है, बहुत कम ऑब्जर्व की गई। राइट, अब प्रोटीन्स हम बोलते हैं डाइपेप्टाइड्स की फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ब्रेक डाउन होंगे तो डाइपेप्टाइड्स भी बनते हैं। तो इन डाइपेप्टाइड्स के फॉर्म में ब्रेक डाउन होने के बाद ये एज इट इज वाटर के साथ एब्जॉर्ब हो सकते हैं। तो ये प्रोसेस थोड़ा सा सिंपल हो जाता है, दैट मीन्स ये इजीली एब्जॉर्ब हो सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें प्रोटियोसिस और पेप्टोन्स, क्योंकि ये भी इंटरमीडिएट या मध्यवर्ती उत्पाद होते हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो इंटरमीडिएट बीच में बन रहे हैं, तो इनका अवशोषण भी हो सकता है, क्योंकि ये जल के अंदर घुलनशील होते हैं, वाटर सल्यूबल होते हैं। राइट, अब वाटर सल्यूबल है, जल के साथ घुलनशील है, फिर भी इनका एब्जॉर्प्शन एज सच नहीं होता। एक साइंटिस्ट का व्यू है, उन्होंने इस चीज को ऑब्जर्व किया। अब इसका अगर सिंपलेस्ट फॉर्म की बात करें, बिल्कुल सिंगल यूनिट की बात करें, सिंपल अमीनो एसिड की बात करें, तो यहाँ पर अमीनो एसिड के फॉर्म में इन्हें एब्जॉर्ब किया जाता है, क्योंकि अमीनो एसिड जो होते हैं वो दो प्रकार के कॉन्फ़िगरेशंस हम अमीनो एसिड में देखते हैं। एक होता है डी प्रकार का, एक होता है एल प्रकार का। तो जैसे हमने इधर देखा कि एक अमीनो एसिड है डी टाइप एंड एल टाइप, ठीक है, डिफरेंट इनके कॉन्फ़िगरेशंस। अब इन दोनों के कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि हमने बोला था केमिकली सेलेक्टिव प्रोसेस है, रासायनिक विधि, जो रसायन है उस पर डिपेंड कर रहा है कि वो किस तरह से अवशोषित हो। तो डी अमीनो एसिड मोस्टली निष्क्रिय परिवहन या पैसिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा अवशोषित होंगे। वहीं अगर हम एल अमीनो एसिड की बात करें तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा अवशोषित होते हैं। दैट मीन्स सक्रिय परिवहन तंत्र के द्वारा ये एब्जॉर्ब होंगे। इस चीज को हम बहुत सिंपल फॉर्म में इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि DPLA, DP ला, दैट मीन्स कि D अमीनो एसिड पैसिव ट्रांसपोर्ट करेगा, L अमीनो एसिड एक्टिव ट्रांसपोर्ट करेगा। तो इस तरह से इनका ट्रांसपोर्टेशन होगा, अवशोषण होगा और ये अवशोषित होंगे। जब भी हम कॉम्प्लेक्स की बात करें, क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट है तो कॉम्प्लेक्स कैरियर का भी फॉर्मेशन होगा। तो कौन कौन से ऐसे कॉम्प्लेक्सेस हैं जो इसके साथ ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर सकते हैं, उनमें हम बात करेंगे। एक कॉम्प्लेक्स कैरियर की नीड
इसी के साथ एक स्पेसिफिक टाइप का अमीनो एसिड भी नीडेड होगा, ठीक है। इसी के साथ कई बार विटामिन B6 भी नीडेड होता है, जो कि हेल्प करता है अमीनो एसिड के ट्रांसपोर्ट। और इसी के साथ कई बार Na+ सोडियम जो है वो भी इम्पोर्टेंट रहता है अवशोषण कराने में अमीनो एसिड्स। उसके बेसिस पर अवशोषण दर ज़्यादा या कम, मोर या लेस हो सकती है। वहीं अगर हम L अमीनो एसिड की बात करें तो L अमीनो एसिड B6 विटामिन के प्रेजेंस में बहुत जल्दी या ज़्यादा दर से मैक्सिमम रेट से अवशोषित हो सकता है, ऐसा ऑब्जर्व किया। मीन्स अगर विटामिन B6 प्रेजेंट है बहुत अच्छी मात्रा में तो L अमीनो एसिड इसके साथ मिलकर ज़्यादा अवशोषित हो। वहीं अगर विटामिन B6 कम मात्रा में उपस्थित है तो इसका अवशोषण भी कम होता है, मतलब दोनों एक दूसरे की रेट को अफेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा एब्जॉर्प्शन रेट था प्रोटीन का, किस तरह से वो अवशोषित हो रहे हैं और क्या क्या वेज को ले रहे हैं एब्जॉर्प्शन करने के। वही हमारा नेक्स्ट आता है अवशोषण। Absorption of lipids. लिपिड्स का भी एब्जॉर्प्शन यहाँ पर इंटेस्टाइन में भी होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंतों में होगा। अब जब भी लिपिड्स अपघटित होते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं, तो ब्रेक होकर ये फैटी एसिड व ग्लिसरॉल होगा। नॉर्मली हम बोल रहे हैं कि ग्लिसरॉल जो है वो वाटर के साथ मिलकर डायरेक्ट अवशोषित हो सकता है, एक तरह का अल्कोहल नेचर है इसका, तो ये वाटर के साथ मिलकर डायरेक्ट अवशोषण भी हो सकता है। पर फैटी एसिड्स अलग अलग वेज से अवशोषित होते हैं। जैसे सपोज हम बात कर रहे हैं कम अणुभार या कम मॉलिक्यूलर वेट वाले जो होंगे वो किस नेचर के होंगे? हाइड्रोफिलिक, दैट मींस वाटर लविंग होंगे, तो वाटर के साथ मिक्स होकर डिफ्यूजन प्रोसेस या नॉर्मली वाटर के साथ मिलकर आंतरिक जो एपिथेलियम कला होती है उसके थ्रू एंटर कर सकते हैं, इजीली अवशोषित हो सकते हैं। वही फैटी एसिड्स हाई मॉलिक्यूलर वेट या ज़्यादा अणुभार वाले भी होते हैं। उन ज़्यादा अणुभार वाले फैटी एसिड्स को हम हाइड्रोफोबिक फैटी एसिड्स के नाम से जानते हैं। दैट मीन्स वो वाटर हीटिंग है, वाटर से उन्हें डर लगता है, तो उनकी लॉन्ग लॉन्ग चेन्स भी बनती हैं, लार्ज भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, और उनको हम माइसीन फॉर्मेशन में बदलकर मीन्स वो एक काइलोमाइक्रोन के रूप में कन्वर्ट होकर माइसीन फॉर्मेशन कर फिर अवशोषित होते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ बोल रहे हैं कि फैटी एसिड्स का अवशोषण दो टाइप से हो सकता है। वहीं अगर हम काइलोमाइक्रोन की बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें कन्वर्ट होते हैं, तो काइलोमाइक्रोन का अगर हम कंपोजिशन बोल रहे हैं तो इसके अंदर 2% प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, 7% फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट हो सकते हैं, 9% इसमें कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट हो सकता है, और इसी के साथ हम बोल रहे हैं 8.2% ट्राइग्लिसराइड्स
present present. Sorry, 82% triglycerides present present. तो इस तरह से काइलोमाइक्रोन का कंपोजिशन प्रेजेंट। वहीं हम इसके व्यास या डायमीटर की बात करें तो 0.2 माइक्रोन या इस डिपेंड करता है, पर 0.2 माइक्रोन के आसपास इसका डायमीटर हो सकता है। तो काइलोमाइक्रोन की कंपोजिशन 2%, 7%, 9% एंड 82%, ये चार चीजों से मिलकर ये बनता है। अब लिपिड्स की बात कर रहे हैं। लिपिड्स का मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि लैक्टियल वेसल, ये एक स्पेसिफिक वेसल है, लैक्टियल वेसल, उसके थ्रू इनका एब्जॉर्प्शन होता है। अब हम दो कंडीशंस देखते हैं। एक है हमारी काइलूरिया, ठीक। काइलूरिया ऐसी कंडीशन है जहां पर फैट्स जो हैं या काइलोमाइक्रोन जो है, काइल मतलब काइलोमाइक्रोन या फैट्स, यूरिया मींस यूरिया के फॉर्म में जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो हमने पढ़ा था किडनीज एब्सॉर्ब। काइलूरिया मतलब ऐसी कंडीशन कि जहां पर लिपिड्स पूरे के पूरे बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब होने की बजाय यूरिन में एज इट इज एक्सक्रीट आउट कर जाते हैं। लिपिड्स या काइलोमाइक्रोन्स किसके अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं? यूरिन के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं एज इट इज, बिल्कुल एज इट इज फॉर्म में, कहीं एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो ये एक तरह का डिजीज है काइलूरिया, जिसके अंदर फैट्स जो हैं वो यूरिन के अंदर बाहर निकल रहे हैं, बॉडी यूज नहीं कर पा रही। वहीं एक और कंडीशन है काइलोथोरिक्स। इस कंडीशन में जो काइलोमाइक्रोन की हमने बात की, वो काइलोमाइक्रोन थोरिक्स के आसपास प्लूरल कैविटी होती है और उसी में प्लूरल फ्लूइड भी भरा रहता है। उस कैविटी में एंटर कर जाते हैं वो लिपिड्स, क्योंकि जो हमारा प्लूरल कैविटी है उसके आसपास जो शिराएं प्रेजेंट होती हैं वो डिसफंक्शन हो जाती हैं, वो नॉर्मली फंक्शन नहीं कर पाती, उनका कार्य नॉर्मल नहीं रह पाता। तो ये वाली कंडीशन डेवलप हो जाती है जिसमें लिपिड इसके अंदर एंटर कर जाता है। तो इस तरह से ये दो डिजीजेस हैं जो लिपिड के बेसिस पर हम देख सकते हैं और इनके बेसिस पर ये डिजीजेस हमने ऑब्जर्व की। नाउ अगर हम बात करें नॉर्मली हमने देखा यहाँ पर एक लार्ज लिपिड मॉलिक्यूल प्रेजेंट था, इसका इमल्सिफिकेशन हुआ, मींस ये इमल्सिफाइड फॉर्म में आया, आइसीकृत अवस्था में, छोटे छोटे टुकड़ों में, ड्रॉप्स में टूटा। इसी के ऊपर लाइपेज एंजाइम ने इसे और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा, मोनोग्लिसराइड्स, ट्राइग्लिसराइड्स, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड्स इनमें कन्वर्ट हुआ, राइट। यहाँ पे ये मोनोग्लिसराइड्स, फैटी एसिड्स एंटर हुए और इन्होंने एंटर करके एक काइलोमाइक्रोन टाइप का बनाया और बाद में माइसिन की फॉर्म में आगे से अवशोषित किया। तो इस तरह से लार्ज ड्रॉपलेट में इमल्सिफिकेशन क्रिया होती है। इमल्सिफिकेशन क्रिया होने के बाद छोटे छोटे टुकड़ों में, ड्रॉप्स में वो आता है, वहाँ पे लाइपेज एंजाइम क्रिया करता है, डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक होता है, काइलोमाइक्रोन की फॉर्म में आके अवशोषित हो सकता है। तो ये सारे स्टेप्स हम देखते हैं, ये सारे स्टेप्स हम ऑब्जर्व करते हैं कि इस तरह से ये सारे स्टेप्स हमारे वर्क करके एक फॉर्मेशन नॉर्मली करते हैं। नाउ हम बात करते हैं
एक्सटर्नल सरफेस लिपिड का एब्जॉर्प्शन करती है, और इसी के साथ हमने बोला कि ये पाइसीकृत अवस्था में एब्जॉर्ब होते हैं, मींस इमल्सिफाइड फॉर्म में अगर होंगे तो ही ये एब्जॉर्ब होंगे। तो एक है हमारे ओल्ड। सेकेंड व्यू की हम बात करते हैं, उसे बोलते हैं पेलुगर्स व्यू या पेलुगर का बात। क्योंकि पेलुगर्स व्यू है तो पेलुगर ने ही दिया था और उन्होंने बताया कि लिपिड हमेशा अपघटित होकर, मतलब ब्रेक होकर, या फिर इसका हाइड्रोलाइसिस होता है तभी वो एब्सॉर्ब होगा। अपघटित होगा तो ही फैटी एसिड्स अलग हो जाएंगे, ग्लिसरॉल अलग हो जाएगा, और उस बेसिस पर ये ब्रेक होकर आगे एब्जॉर्प्शन कर रहा है। फाइटस का नेम है पेलुगर। Which means वसा अपघटनीय परिकल्पना। क्योंकि परिकल्पना है तो इन्होंने बताया कि यहाँ पर जो भी लिपिड है वो सोप के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। अगर साबुन के फॉर्म में या सोप के फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा, घुलनशील अवस्था में बाद में सल्यूबल फॉर्म में आके इजीली एब्सॉर्ब होगा। क्योंकि साबुन की फॉर्म में है, घुलनशील होगा और एब्सॉर्ब हो जाएगा। मींस यहाँ पर सैपोनिफिकेशन, साबुनीकरण की क्रिया होती है, और इस सैपोनिफिकेशन क्रिया के बेसिस पर ही वो एक बार सोप में कन्वर्ट होने के बाद इजीली सल्यूबल फॉर्म में आ जाता है। फोर्थ व्यू है हमारा पार्टीशन हाइपोथेसिस। मीन्स पार्टीशन परिकल्पना जिसको दिया था फ्रेजर ने। इन्होंने कहा कि लिपिड्स हमेशा ब्रेकडाउन होते हैं और ब्रेकडाउन होने के बाद इमल्सिफाइड होते हैं, इमल्सिफिकेशन फॉर्म में आते हैं, और इमल्सिफाइड फॉर्म में आने के बाद ये एब्सॉर्ब इजीली हो पाते हैं। जैसे कि अभी हमने डायग्राम में भी देखा था, एक लार्ज मॉलिक्यूल था, एक लार्ज ड्रॉप था लिपिड का, वो ब्रेकडाउन हुआ पाइसीकृत होकर, और फिर इमल्सिफाइड फॉर्म में आने के बाद उसका एब्सॉर्प्शन जो होगा वो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह एक लास्ट था रीसेंट व्यू, जिसको हम बोल सकते हैं कि रीसेंट मत है। इसमें भी साइंटिस्ट ने दिया था कि लिपिड एज इट इज ना होके ब्रेकडाउन होता है लाइपेज एंजाइम की प्रेजेंस में, और ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड में कन्वर्ट होने के बाद ही ये एब्सॉर्ब हो पाएगा। तो इस तरह से हमारे ये डिफरेंट टाइप के मत हैं जिनके बेसिस पर हम इजीली बोल सकते हैं कि ये सारे व्यूज मिलाकर हमने बोला था उस डायग्राम में, इस तरह से लिपिड्स का एब्सॉर्प्शन इजीली हो सकता है। वही हम नेक्स्ट बात करते हैं, ये हमारा लिपिड्स का एब्सॉर्प्शन या अब्जॉर्प्शन। नाउ कम्स absorption of minerals. मिनरल्स का अवशोषण। हम यहाँ बोल रहे हैं कि एल्केलाइन मेटल्स जो होते हैं वो भी अवशोषित होते हैं। ठीक है, ये भी अवशोषित होते हैं। सेकेंडली हमने ये भी बोला कि जो हैलोइड्स हैं वो सल्फेट एंड कार्बोनेट के कंपैरिजन में ज्यादा इजीली अवशोषित होते हैं। मींस इनका अवशोषण ज्यादा सरल है। अगर हम सल्फेट्स एंड
कार्बोनेट से इन्हें कंपेयर करें। वहीं एक बात आती है Na+K+Cl-, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, ये तीनों जो हैं क्लोराइड फॉर्म में जो है, ये तीनों ज़्यादा जल्दी अवशोषित होते हैं, एब्जॉर्प्शन रेट जो है वो जल्दी है। वहीं पे Mg+2 SO4- ये थोड़ा स्लो रेट से अवशोषित होते हैं, इसकी जो अवशोषण दर है वो थोड़ी सी धीरे है। तो ये था हमारा एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स कि किस तरह से मिनरल्स जो हैं वो हमारे अवशोषित होते हैं और किस तरह से ये फॉर्म करते हैं। राइट, वही नेक्स्ट हम बात करेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, जल का अवशोषण इस प्रकार वाटर के एब्जॉर्प्शन में हम देखते हैं कि ऑस्मोसिस जो है उस विधि के द्वारा जल का अवशोषण होता है। हम बोल रहे हैं 15 से 20 लीटर प्रतिदिन इतना वाटर जो है वो अवशोषित हो सकता है, एब्जॉर्ब हो सकता है बॉडी के अंदर। और क्रिया हमेशा परासरण दाब के प्रेजेंस में होगी, ऑस्मोटिक प्रेशर के प्रेजेंस में होगी, और यही ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो ऑस्मोसिस को करवाएगा और जहाँ से वाटर इजीली एब्जॉर्ब होके बॉडी के अंदर एंटर कर सकता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ यही कि ऑस्मोसिस के द्वारा ये इजीली अवशोषित हो सकता है और एब्जॉर्प्शन करता है। वही नेक्स्ट हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन्स। विटामिन का अवशोषण, सारी बातें स्मॉल इंटेस्टाइन में ही चलती हैं। विटामिन दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं विटामिन जो जल में घुलनशील होते हैं, विटामिन बी एंड सी, और एक होते हैं विटामिन जो लिपिड में घुलनशील, वसा घुलनशील होते हैं, ए डी ई के, फैट सल्यूबल एंड वाटर सल्यूबल। जो विटामिन्स वाटर सल्यूबल है, इसमें B12 को छोड़कर बाकी सारे विटामिन सिंपल डिफ्यूजन या सरल डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा इजीली अवशोषित हो सकते हैं। जैसे अगर हम नॉर्मली बात करें BNC, क्योंकि वाटर में सल्यूबल है, वाटर के साथ मिक्स होकर सल्यूबल फॉर्म में आने के बाद सिंपल डिफ्यूजन क्रिया करेंगे और सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा ये इजीली एब्जॉर्ब हो जाए। वहीं हम फैट सल्यूबल की बात करें, क्योंकि विटामिन ए डी ई के हैं, तो ये किस तरह से सल्यूबल फॉर्म में आ सकते हैं, ये माइसील का निर्माण कर सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ माइसील, और माइसील का निर्माण करने के साथ साथ वो इजीली पूरे प्रोसेस के थ्रू एब्जॉर्प्शन कर सकते हैं या एब्जॉर्ब हो सकते हैं। तो ये पूरी क्रिया रहेगी कि किस तरह से ये वाले विटामिन्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं। वहीं हमारा बचा है विटामिन B12। तो विटामिन B12 की बात करें, ये कैसे एब्जॉर्ब होगा, इसके साथ एक इंट्रिंसिक फैक्टर सुना होगा, वो कंबाइन होगा। विटामिन B12 एक इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ कंबाइन होगा, जुड़ेगा, मिलेगा, और ये दोनों मिलकर
अवशोषित होंगे इसी फॉर्म में अंदर जाएगा, राइट। अंदर जाने के बाद विटामिन B12 रह जाएगा और इंट्रिंसिक फैक्टर इससे अलग हो जाएगा। इंट्रिंसिक मतलब हुआ कि अंदर जो फैक्टर प्रेजेंट होता है। ये हमने बाइल सॉल्ट्स के कंपोजिशन के साथ साथ पढ़ा था, इंट्रिंसिक फैक्टर पलट के देखना था। तो विटामिन B12 इसके साथ मिलकर दोनों एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। विटामिन B12 अंदर अवशोषित हुआ, उसी के साथ अवशोषित होने के बाद इंट्रिंसिक फैक्टर से अलग हो गया और विटामिन B12 एज सच इस फॉर्म में बॉडी में प्रेजेंट रहा। तो ये था हमारा एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन्स की विटामिन्स का किस प्रकार से अवशोषण हो रहा है। यहाँ देख रहे थे हम नाउ, अभी तक हमने पढ़ा था स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन। अब हम पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन इन लार्ज इंटेस्टाइन की बड़ी आंत्र में किस प्रकार से अवशोषण हो रहा है। तो राइट, अब क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन है तो लार्ज इंटेस्टाइन सबसे ज्यादा अमाउंट में सिर्फ वाटर को ही एब्जॉर्ब करने में, जल के ही अवशोषण में हेल्प करता है। पर इसी के साथ साथ कुछ दवाइयाँ दैट मीन्स मेडिसिन्स भी इसके द्वारा अवशोषित हो सकती है। और अगर हम बोल रहे हैं कि कुछ प्रोटीन जो अमीनो एसिड्स हैं और कुछ कार्बोहाइड्रेट्स जो स्मॉलेस्ट वर्जन में है, जैसे कुछ शुगर्स मोनोसेक्राइड्स, अगर यहाँ आ जाते हैं बाय चांस तो वो भी यहाँ से अवशोषित होकर बॉडी में एंटर कर सकते हैं। दैट मीन्स कि कुछ अमीनो एसिड्स प्लस कुछ मोनोसेक्राइड्स या फिर कुछ फैटी एसिड्स जो सिंपल फॉर्म में हैं, अगर बाय चांस यहाँ तक आते हैं तो वो यहाँ से अवशोषित हो सकते हैं। जल तो हो ही रहे अवशोषित और इसी के साथ मेडिसिन्स भी अवशोषित हो। वहीं लार्ज इंटेस्टाइन का काम सिर्फ अवशोषण का नहीं है, जो कुछ अमाउंट में वेस्ट प्रोडक्ट था या अनडाइजेस्टेड फूड है, उसको बाहर की तरफ एक्सक्रीट करने का कार्य भी कैसा है, लार्ज इंटेस्टाइन। इसी के साथ साथ यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया भी उपस्थित होते हैं, जीवाणु, जो कि सेल्यूलोज का पाचन करने में हेल्प करते हैं। राइट, इट मीन्स बैक्टीरिया वहाँ पर प्रेजेंट है जो सेल्यूलोज का डाइजेशन करते हैं, क्योंकि सेल्यूलेज एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता। तो ये बैक्टीरिया की हेल्प से सेल्यूलोज का डाइजेशन भी यहाँ पर इजीली हो सकता है। तो इसका कार्य मोस्टली सिर्फ एब्जॉर्प्शन ना होके वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना भी है और बैक्टीरिया सेल्यूलोज के पाचन के लिए भी है, क्योंकि बैक्टीरिया यहीं पर उपस्थित नहीं। इसके अलावा यहाँ से फीकस का रिमूवल भी होता है, विष्ठा जिसे हम बोलते हैं वो भी यहाँ से रिमूव होती है। तो ये सारे कार्य हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के होते हैं। अगर हम बात करें एक समरी की कि किस तरह से एब्जॉर्प्शन यहाँ पर हो रहा है, राइट, ये एब्जॉर्प्शन प्रोसेस में हुआ क्या क्या, तो एक बार देख लेते हैं हम।
स्टमक एंड माउथ। मुख से हमने बोला था कि सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन ही हो रही है, इट मीन्स जिसका नाम था आइसोप्रिनिलिन, ग्लिसराइड, ट्राइनाइट्राइड या ट्राइनाइट्राइड। ठीक है, स्टमक से हमने बोला था कि वाटर तो हो ही रहा है, वाटर के साथ साथ ग्लूकोज भी हो रहा है एंड ग्लूकोज के साथ साथ एल्कोहल भी इन्हीं से अवशोषित हो रहा है। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने बात की थी सबसे पहले अमीनो एसिड्स की, और इसी के साथ साथ डाइपेप्टाइड्स और प्रोटीन्स भी, इसी के साथ मोनोसेक्राइड्स, इसमें ग्लूकोज फ्रक्टोज लिख सकते हैं, राइट। इसी के साथ हमारे विटामिन्स, मिनरल्स में Na+, K+, Cl-, वाटर, फैटिक एसिड। वहीं हम लार्ज इंटेस्टाइन की बात करेंगे तो लार्ज इंटेस्टाइन से वाटर अवशोषित होता है, कुछ मेडिसिन्स भी अवशोषित होती हैं। तो ये एक समरी के बेसिस पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या अवशोषित हो। समरी ऑफ सारांश है एब्जॉर्प्शन। तो इस तरह से हम इजीली बता सकते हैं यहाँ पर कौन सी चीज किस तरह से अवशोषित हो रही है। नेक्स्ट हमारा आता है एक्सक्रीशन प्रोसेस या फिर डेफिकेशन, विष्ठा उत्सर्जन, इसको हम वेस्ट रिमूवल भी बोल सकते हैं, और अनवांटेड सब्सटेंस का रिमूवल भी बोल सकते हैं, या फिर विष्ठा का उत्सर्जन। ठीक है, तो अगर हम डेफिकेशन प्रोसेस की बात करेंगे तो नॉर्मली हम इसे डिफाइन करते हैं कि रिमूवल ऑफ फेसेस, रिमूवल ऑफ फेसेस। एंड नाउ फेसेस क्या है या विष्ठा क्या है? अनवांटेड या फिर वेस्ट प्रोडक्ट जो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल नहीं है, उपयोगी नहीं है, उसे हम बोल रहे हैं फेसेस। क्योंकि ये वाला प्रोसेस हम बोल सकते हैं एक गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल रिफ्लेक्स एक्शन के द्वारा होता है। ठीक है, which means गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रिफ्लेक्स जो है ये यहाँ को वर्क करेगा और इसी के कारण हम इस फेसेस को रिमूव कर पाते हैं, राइट। तो ये रिफ्लेक्स एक्शन है। अब ये वाली एक्टिविटी क्या है? एक प्रकार की इनवॉलंटरी एक्टिविटी है। किड्स में जो छोटे बच्चे होंगे उसके अंदर वो इसे कंट्रोल नहीं कर पाते इस एक्टिविटी को, इसलिए या फिर कोई बीमार है, कोई पेशेंट है, तो उस कंडीशन में ये इनवॉलंटरी एक्टिविटी। अदरवाइज एडल्ट्स में ये वाली एक्टिविटी क्रिया ऐच्छिक है या वॉलंटरी है। अपनी इच्छा से हम रिमूव कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा इनवॉलंटरी एक्शन पे बेस्ड। ऐच्छिक क्रिया और किड्स
में, बच्चों में, बीमार पेशेंट्स में अनएक्शन राइट। अब अगर हम बात करें तो इसका जो उत्सर्जन होता है, रिमूवल होता है, वो मोस्टली रेक्टम के द्वारा। रेक्टम से कोलॉन आता है, पहले कोलॉन से रेक्टम आता है, तो रेक्टम के द्वारा इसका उत्सर्जन होता है और एनस या फिर एनल कोर के द्वारा बाहर की ओर रिमूव होती है। ठीक है, तो इस तरह से रेक्टम पोर्शन जो है वो हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंस यहाँ पर रखता है। तो अगर हम फेशिस की बात करें तो फेशिस का कलर ब्राउन होता है। फेशिस जो है इसका कलर ब्राउन होता है। वो कलर जो है, ब्राउनिश कलर जो है वो आ रहा है स्टर्कोबिलिन के कारण। स्टर्कोबिलिन हमने पढ़ा था, लिवर के अंदर कुछ बाइल पिगमेंट्स प्रेजेंट थे, रंजक उपस्थित थे, जिसके अंदर दो थे, बिलिरुबिन, बिलिरुबिनोजन। उनका कन्वर्जन हुआ था, ठीक है, तो वहां से आया था स्टर्कोबिलिन। और वही यूरिन को अगर कलर हमने येलो किया था तो वो आया था यूरोक्रोम के कारण, जो चेंज हुआ राइट। यूरोक्रोम यूरिन को कलर दिया एंड फेसिस को कलर दे रहे हैं स्टर्कोबिलिन। वहीं इसको ओडर मींस इसकी जो गंदी सी स्मेल होती है वो ओडर मिलता है इंडोर के कारण। कुछ अमीनो एसिड्स होते हैं जिनका बॉडी में रहना जरूरी नहीं होता, तो उन्हें बाहर निकाला जाता है, रिमूव किया जाता है, तो वो ओडर जो है वो इंडोर के वे में होता है। इंडोर इसे ओडर प्रोवाइड करता है, स्मेल प्रोवाइड करता है, स्टर्कोबिलिन इसे कलर प्रोवाइड करता है। तो ये चीज याद रखने वाली है। तो ठीक, वही हम इसके कंपोजिशन की एक बार बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है। राइट, वाटर प्रेजेंट होता है। होती कैसी है ये? सेमी सॉलिड फॉर्म में, अर्थ ठोस। तभी वो इजीली बाहर रिमूव हो पाती है। वाटर बहुत प्रेजेंट होता है इसके अंदर। इसी के साथ कुछ बैक्टीरिया भी प्रेजेंट होते हैं, जो हमने पढ़ा था सेलुलोज की तरह वर्क करेंगे, सेलुलोज का पाचन करेंगे, तो वो बैक्टीरिया भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। वहीं अगर हम बात करें तो इंटेस्टाइनल एपिथेलियम सेल्स भी कुछ यहाँ पर प्रेजेंट हो सकते हैं, क्योंकि इंटेस्टाइन के साथ आ रहे हैं आप, वहीं से गुजर के आ रहे हैं सारे कंपोनेंट्स, तो ये सारे सेल्स भी वहाँ प्रेजेंट हो सकते हैं। इसी के साथ म्यूकस, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन का कार्य था म्यूकस को सिक्रीट करना भी होता है, तभी वो इजीली बाहर रिमूव हो पाती है। तो म्यूकस लसलसा पदार्थ जो होता है उसका भी इसके अंदर प्रेजेंट होना जरूरी है और प्रेजेंट होता है। वहीं अगर हम बात करें कुछ अमीनो एसिड्स की, जैसे हिस्टीडीन भी उपस्थित रहता है यहाँ पर, स्केटोल, इंडोल, ट्रिप्टोफैन, ये कुछ अमीनो एसिड्स हैं जो बाहर की तरफ इसके कंपोजिशन के साथ रिमूव होते हैं, तो इनका प्रेजेंस होना भी यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। ठीक है, इसी के साथ हम बोल रहे हैं ओडर के लिए यहाँ पर कौन सा है? इंडोर, स्केटोल, ये दोनों ओडर प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ पर स्टर्कोबिलिन भी प्रेजेंट
की बात करेंगे, यहाँ पर फोर टाइप की एक्टिविटीज देखी जाती है। क्योंकि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल रिफ्लेक्स एक्शन है, तो फोर टाइप की एक्टिविटीज यहाँ हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें, सबसे पहले अगर डायफ्राम हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा, इसमें अगर संकुचन होगा, तो इस संकुचन के कारण क्या होगा, स्टमक पे दबाव बनेगा, और स्टमक पे अगर दबाव बनेगा तो ये भी क्या होगा, एक तरह से संकुचित होगा, इसमें भी कॉन्ट्रैक्शन की एक्टिविटी देखी जाएगी, और इसी के कारण नेक्स्ट स्टेप में जो पेल्विक रीजन है हमारा, वो पेल्विक रीजन भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, और उसके कॉन्ट्रैक्शन से जो रेक्टम मलाशय है उसमें भी संकुचन की क्रिया हमें देखने को मिलेगी। पर एक जगह हम देख रहे हैं कि रिलैक्सेशन या शिथिलन भी जरूरी है, क्योंकि एनस रीजन है, लास्ट वाला पोर्शन है, वहां पर स्फिंक्टर प्रेजेंट होती है, जिसे हम बोलते हैं अवरोधिनी स्फिंक्टर या ब्लॉकेज स्फिंक्टर या रोकने वाला स्फिंक्टर। तो अगर रोकने वाला स्फिंक्टर रिलैक्स नहीं होगा, खुलेगा नहीं, तो डेफिकेशन की क्रिया, विष्ठा उत्सर्जन की क्रिया, एक्टिविटी पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर इस तरह से फोर एक्टिविटीज वर्क करती हैं, तब जाकर ये वाली एक्टिविटी परफॉर्म हो पाती है। स्टमक पे कहाँ से दबाव पड़ा, डायफ्राम रीजन से, यहाँ ये संकुचित हुआ, ये संकुचित हुआ तो स्टमक पे दबाव बना, स्टमक पे दबाव होने के कारण ये भी स्टमक भी संकुचित हुआ, संकुचित के बाद नीचे क्या प्रेजेंट है, पेल्विक भाग, पेल्विक भाग में भी अगर संकुचन होगा तो जो रेक्टम है, रेक्टम भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसमें भी संकुचन होगा, और उस कॉन्ट्रैक्शन के कारण यहाँ पर हमने देखा कि जो एनल स्फिंक्टर है वो स्फिंक्टर थोड़ा सा रिलैक्स होगा, क्योंकि रोकना नहीं है, रिलैक्स होने के कारण उसमें से एनस के थ्रू, एनल पोर के थ्रू एक्सक्रीशन होगा। तो ये चार स्टेप्स होते हैं एंड देन डेफिकेशन की क्रिया बिल्कुल अच्छे से पॉसिबल हो पाती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से चीजें अगर हो रही। तो सबसे पहले हमने डाइजेशन में पढ़ा था कि भोज्य पदार्थ कैसे होते हैं, कौन कौन से भोज्य पदार्थ होते हैं। हमने कार्बोहाइड्रेट्स को पढ़ा, प्रोटीन्स को पढ़ा, फैट्स को पढ़ा। देन हमने डाइजेशन पढ़ा, दो टाइप का होता है, इंट्रासेल्युलर एंड एक्स्ट्रासेल्युलर। डाइजेशन एक्स्ट्रासेल्युलर हमने डिटेल में पढ़ा, उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा, उसमें ग्लैंड्स पढ़े, डिफरेंट ग्लैंड्स ने कौन से एंजाइम्स को सिक्रीट किया, स्रावित किया, वो पढ़ा। एंजाइम्स का क्या एक्शन रहा, एक्शन ऑफ एंजाइम्स पढ़ा। देन हमने अवशोषण की क्रिया पढ़ी थी। अवशोषण के बाद नेक्स्ट हमने पढ़ा एक्सक्रीशन, कि किस तरह से बाहर की तरफ एक्सक्रीट हुए। इसी के साथ ग्लैंड्स हमने 3 पढ़े थे, सलाइवरी ग्लैंड्स जो सलाइवा सिक्रीट करें, पैंक्रियाटिक ग्लैंड्स जो पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूसेस को सिक्रीट कर रहे हैं, और लिवर जो कि बाइल जूसेस को सिक्रीट कर रहा है, राइट। इसी के साथ इंटेस्टाइन भी इंटेस्टाइनल जूसेस को सिक्रीट कर रहा है। तो इन सब के कॉम्बिनेशन से हमने पूरे डाइजेशन प्रोसेस को पढ़ा। एंड डाइजेशन प्रोसेस पे जब हम इम्पोर्टेंटली बात करते हैं तो कई बार एंजाइम्स का एक्शन क्या है, इस पे क्वेश्चंस बेस्ड कई बार आते हैं, या फिर भोज्य पदार्थ किस तरह से डाइजेस्ट हो रहे हैं, ठीक है। और बाकी सब कुछ इसमें इम्पोर्टेंस रखता है। सिंपल है, बहुत